हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द लास्ट अटेम्प्ट IAS। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ है। और जो ये है कि राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता है वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो इसी के इसी से जुड़े मुद्दों को हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पॉलिटी के भाग 5 का हिस्सा है। सॉरी, पॉलिटी नहीं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का भाग 5 का हिस्सा है। भारत की संसद के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ हम काफ़ी डीप से इसके कार्य, संरचना तथा इसकी चुनाव की प्रणाली तथा ये संविधान के किस भाग में है तथा इसके अनुच्छेदों पे आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपके SSC, रेलवेज़ और UPSC तथा अभी रिसेंटली EPFO के GS सेक्शन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर काफ़ी अपडेटेड मटेरियल्स आपको मिलेंगे और काफ़ी क्लास जो है काफ़ी डिटेल से मैं खुद ही करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि आखिर उसकी परिचय है क्या। ठीक है, संविधान का जो भाग 5 है जिसमें भारत की संसद के बारे में जिक्र है उसकी इंट्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। तो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, यानी कि जो भारत की संसद है वो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। इसका मतलब ये है विधायी निकाय का कि वो कानून बनाती है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी डिस्कस कर लूँ। जो बच्चे नए हैं जिनको ये संसद समझने में प्रॉब्लम होगी तो उनके लिए मैं पहले क्लियर कर दूँ कि हमारी भारतीय संविधान, ठीक है, या हमारी भारत, ठीक है, 3 पिलरों पे खड़ी है। ठीक है, या इसका प्रशासन सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भारत का प्रशासन 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। ठीक है, पहली है हमारी विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो जो भारत के प्रशासन के 3 स्तंभ हैं उन्हें में से पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा। और सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं इसे संक्षिप्त में आपको समझाऊं तो इसका ये बनेगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक कानून है, कानून जो अभी रिसेंटली पारित हुआ है, तो उसे पारित कौन करवाएगी? तो वो विधायिका करवाएगी। ठीक है, विधायिका कानून बनाएगी, उस कानून को अमल में लाने का कार्य कार्यपालिका को होगा। जैसे कि हमने एक कानून बना दिया, ठीक है, कि टैक्स है वो रिसेंटली अभी आए हैं बजट में हमारी कि 10 लाख के जो भी वार्षिक आय होगी जिन लोगों की 10 लाख के नीचे की, उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, जबकि 10 लाख के ऊपर के लोगों को टैक्स देना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये कानून बनाया विधायिका ने। ठीक है, और इस टैक्स के कानून को फॉलो करवाएगी कार्यपालिका। और इसके बाद अगर इस कानून को किसी ने नहीं माना या उल्लंघन किया तो इस पर न्याय या फिर जांच जो है वो न्यायपालिका करेगी। ठीक है, चलिए, तो आज हम इसी पहला विधायिका को समझने का प्रयास करेंगे जिसे भारत की संसद के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। अब आप समझ गए होंगे कि विधायी निकाय इसे क्यों बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। ये राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, जैसे इसे समझने के लिए एक छोटी चीज़ आपको और समझनी होगी इसमें। एक मिनट, एक छोटी सी इसमें और समझनी होगी आप लोगों को कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसे कुछ शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि सब जानते हैं संसद के 3 सत्र चलते हैं। ठीक है, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र
ठीक है। और आपका बजट सत्र, ऐसे सीक्वल सबको पता है कि संसद के 3 सत्र चलते हैं, ठीक है। वर्ष के स्टार्टिंग में आता है पहले नंबर पे बजट सत्र, जो कि अभी चल रहा है। दूसरा आएगा ग्रीष्मकालीन सत्र, और तीसरा आएगा शीतकालीन सत्र, ठीक है। और इन सत्रों को बुलाने की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। और इसमें अगर आप राष्ट्रपति, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि राष्ट्रपति ये अपनी मर्जी से नहीं करता है, बल्कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पे करता है, ठीक है। ओके, ये मैं राष्ट्रपति वाले चैप्टर में आपको क्लियरली ये समझाऊंगा कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कैसे कार्य करती हैं, ठीक है। उन शक्तियों के पीछे कौन कौन से तत्व जो हैं या कौन कौन से लोग जो हैं वो उत्तरदायी होते हैं उनके हर एक डिसीजन के पीछे, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति है वह सदन को बुलाने या स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति होती है उसके पास। आगे बढ़ते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ था, मतलब लागू करवाया गया था। और नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव 1951 से लेकर 52 में आयोजित किए गए थे, पहला आम चुनाव। इससे क्वेश्चन ये निकल के आ सकता है, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में, कि प्रथम आम चुनाव किस वर्ष करवाए गए थे। तो आंसर हो जाएगा इसका 1951। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में निर्वाचित संसद जो है वो अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई, यानी कि जो चुनाव हुए 1951 में, ठीक है। उसके बाद जो नई सरकार बनी 1952 में, तो इसी को कहा गया है कि जो पहली संसद थी वो 1952 में अस्तित्व में आई थी। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि भारत की संसद की एक द्विसदनीय विधायिका है। भारत की जो संसद है वो एक 2 सदनीय विधायिका है, मतलब इसके 2 सदन हैं। ये संसद हो गए, ये संसद के 2 सदन हो गए, एक हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा। इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो भारत की संसद राष्ट्रपति तथा 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को मुख्यतः राज्यों के परिषद के नाम से जाना जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों इसे राज्यों की परिषद के बारे में के नाम से जाना जाता है। वहीं पर लोकसभा जो है वो लोगों का सदन होता है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि लोकसभा को क्यों लोगों का सदन बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, लोकसभा लोगों की सभा के सदस्यों को जनता द्वारा सीधे मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो सीधे प्रत्यक्ष, ठीक है, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। वहीं पर जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लोकसभा के सदस्यों को लोगों के द्वारा सीधा चुना जाता है, इसलिए उसे लोगों की सभा कहते हैं, ठीक है। लोगों का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व होता है उनके सदस्यों को चुनने में। वहीं पर जो राज्यसभा है उसमें लोग जो हैं वो डायरेक्ट राज्यसभा के सदस्यों को नहीं चुनते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से उनका चुनाव होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान, जो हमारी संसद है भारत की, उसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में हम चलिए देखते हैं। तो संविधान के भाग 5 ये इंपॉर्टेंट है, जो नए लड़के हैं और जो पुराने हैं, ठीक है। पुराने तो जानते ही हैं, भाग 5 में है। जो नए लड़के हैं जो आज पहली बार ये मेरी क्लास देख रहे हैं या पहली बार इस क्लास से पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो ये नोट कर लें कि भाग 5 में भारत की संसद के बारे में जिक्र है, जो कि अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 के बीच में है, ठीक है। और इस बीच में ये टोटल कितने हो गए तब आपके, टोटल 21 इधर और 22 उधर, यानी कि टोटल 43 अनुच्छेद। जो 43 अनुच्छेद हैं वो भारत की संसद से रिलेटेड हैं। इन 43 अनुच्छेदों में, ये 43 को अनुच्छेद 43 मत समझ लीजिएगा, ये नंबर है, ठीक है। ये 43 नंबर है। ये 43 अनुच्छेद जो हैं उनके बीच में संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों और प्रक्रियाओं, ठीक है, विशेषाधिकार और शक्तियों से संबंधित है। यानी कि इन 43 अनुच्छेदों में संसद का जो संगठन है, यानी वो कैसे बना है, उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं,
तथा उसकी संरचना, उसकी अवधि यानी कि उसका कार्यकाल, अधिकारियों, ठीक है, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्तियों से वो संबंधित है। संसद के लिए संदर्भ का ढांचा, ठीक है, यहाँ गलत है ये, संसद का आप सीधा ढांचा पढ़िएगा, ठीक है, संसद का ढांचा। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अमेरिकी पैटर्न के बजाय संसद के लिए ब्रिटिश पैटर्न पर भरोसा किया था। यानी कि हमारी जो संसद है, भारतीय संसद, वो अमेरिकी पैटर्न पे नहीं है, ठीक है, बल्कि वो ब्रिटिश पैटर्न पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वो विधायिका का अभिन्न अंग नहीं है, हालांकि भारत में यह है। तो जो अमेरिका की संसद है, यूएसए की जो संसद है, उसमें जो राष्ट्रपति है वह कानून नहीं बनाता है, ठीक है। वहीं पे जो भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है, आपने पिछले स्लाइड में देखा था कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह सत्रों को बुलाता है, ठीक है, जो संसद के सत्र होते हैं उसे बुलाता है, ठीक है, उसे स्टार्ट करवाता है, स्थगित करता है और साथ में उसका विघटन भी करता है। और एक बात और आपको ये जानने लायक इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी विधेयक जो होती है, विधेयक अंत में राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति के पास जाती है। और अंत में जब राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं, तब वह जो विधेयक है, ठीक है, वह कानून बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है अमेरिका के राष्ट्रपति में और भारत के राष्ट्रपति में, ठीक है। चलिए, वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का जो पद है वो काफ़ी मजबूत है भारत के राष्ट्रपति की तुलना में। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना अगर किसी से की जानी चाहिए भारत में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी जो पावर है वो काफ़ी सिमिलर है, ना कि राष्ट्रपति के सिमिलर है, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि जो संसद है उसके दो भाग हैं, एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा को एक रिकॉल करते हैं, इसे लोगों की सभा कहते हैं, लोगों की सभा। वहीं पे जो राज्यसभा है उसे राज्यों की परिषद कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, चलिए देखते हैं लोकसभा के बारे में, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, यानी कि जो हाईएस्ट नंबर है, जो हाईएस्ट नंबर है लोकसभा के सदस्यों की वो 552 है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में यह 545 तक ही सीमित है। ओके, चलिए, तो लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी होगी? 545। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 530 सदस्य जो हैं राज्यों के प्रतिनिधि हैं तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। तो जो 530 सदस्य हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जैसे बिहार हो गया, झारखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, वो जो 530 सदस्य हैं वो इन राज्यों से चुन कर आएंगे। जबकि 20 सदस्य जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुन कर आएंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ कहाँ से? जो हमारे पास आप रिकॉल कर सकें, दिल्ली हो गई, पौंडीचेरी हो गई, जम्मू कश्मीर हो गई, ठीक है, इन जगहों से वो चुन कर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में यानी कि 334 के तहत राष्ट्रपति जो है वो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। ये कि जबकि ये अब ख़त्म कर दी गई है, ये जो सिस्टम था एंग्लो इंडियन वाले, 2 सीटें रिजर्व रहती थी, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे एंग्लो इंडियन, वो अब ख़त्म कर दी गई है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि किस वर्ष, ठीक है, जो एंग्लो इंडियंस थे, इंडियन को संसद में मनोनीत ठीक है। तो इसे देखेंगे कि
किंतु वर्ष 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधायी निकायों में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण को हटाने की मंजूरी दी है। यानी किस वर्ष दी है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस वर्ष, ठीक है, एंग्लो इंडियन को के लिए आरक्षण को हटाने की जो विधायी निकाय है हमारा, ठीक है, मंत्रिमंडल ने विधायी निकायों में। तो अब ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है कि किस वर्ष विधायी निकायों में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण को हटाने की मंजूरी दी गई थी। यानी किस वर्ष एंग्लो इंडियन को, ठीक है, विधायी निकायों में आरक्षण को हटाने के लिए मंजूरी दी गई थी। तो इसका आंसर होगा 2020, ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सदस्यों का नामांकन तथा अवधि। तो लोकसभा के हम सदस्यों का नामांकन पहले देखेंगे। तो राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन वाला जो ये 2 सीटों मनोनीत करते थे वो हटा दिया गया था। यहाँ एक डीप क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये स्लाइड ऐड किया है कि इस प्रावधान को 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा 2020 तक बढ़ा दिया गया था। यानी कि जो 2 सीटों वाली जो मुद्दे थे, ठीक है, कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को, ठीक है, विधायी प्रक्रिया में जो हमारी संसद है उसमें मनोनीत करते थे लोकसभा में, ये 2 सीटें हटा दी गई थी। तो किस किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति जब मनोनीत करते थे, ठीक है, तो किस वर्ष तक, 2020 तक बढ़ाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 95वें संविधान संशोधन। तो इसे आप अच्छे से याद करिएगा कि 95वें संविधान संशोधन के द्वारा 2009 में, ठीक है, जो 2 एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 सीटें रिजर्व रहती थी उसे 2020 तक बढ़ाया गया था। पर जैसे ही 2020 आया, ठीक है, किंतु 2020 में 126वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया था। जो 2009 में 11 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था कि 2 सीटें जो अतिरिक्त मिलती थी उन्हें, अतिरिक्त क्या, जो 2 ही सीटें एंग्लो इंडियन के लिए थी वो 11 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है, उसे 2020 में समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। यह एक स्थायी निकाय नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा है वो स्थायी नहीं है, वो विघटित भी हो सकती है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, या संसद में ही अविश्वास प्रस्ताव ला करके वो सरकार बदली जा सकती है और उसके बाद दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो स्थायी निकाय नहीं है क्योंकि वो कभी भी टूट सकती है, लोकसभा भंग हो सकती है, ठीक है। और 5 साल की अवधि के लिए बनाई गई है। उसका कार्यकाल 5 ही साल का रहता है। 5 साल के बाद वो पुनः फिर इलेक्शन करवाने पड़ते हैं उसमें। यहाँ तक क्लियर है। इसलिए यह स्थायी निकाय नहीं है। इसे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसे कार्यकाल की समाप्ति के बाद यह स्वतः भंग हो जाती है, यानी कि इसके कार्यकाल जैसे ही 5 वर्षों का पूरा होगा, ठीक है, यह अपने आप ही भंग हो जाएगी। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक सही है। अगर इसे समझने में दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को तो मैं छोटा सा इंट्रो आपको दे देता हूँ इसका, कि जो आपातकाल की स्थिति है, मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, ठीक है। इस स्थिति में अगर इलेक्शन कमीशन जो होती है, ठीक है, वो बोल दे कि सर इस टाइम इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि देश की स्थिति थोड़ी ख़राब चल रही है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, संकट की स्थिति है, ठीक है। आपातकाल लगने के 3 आपके आधार होते हैं, ठीक है। आंतरिक विद्रोह, ओके, आंतरिक विद्रोह हो गया, युद्ध और बाह्य आक्रमण के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और इलेक्शन कमीशन अगर बोल दे कि सर अभी पॉसिबल नहीं है इलेक्शन करवाना, तो क्या होगा, तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा दिया जाएगा और यह 1 वर्ष, ठीक है, बढ़ता ही चला जाएगा जब तक इलेक्शन कमीशन ना बोल दे कि सर अब कंडीशन ठीक है, इलेक्शन करवाई जा सकती है। लेकिन एक बार में केवल 1 ही वर्ष तक बढ़ सकता है, ना कि एक ही बार में हमने 4 वर्षों के लिए या 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। नहीं, एक बार में 1 ही वर्ष बढ़ेगा और वो बार बार बढ़ता रहेगा अगर स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है तो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व देखते हैं कि राज्यों का क्या प्रतिनिधित्व रहता है लोकसभा में। तो पहला पॉइंट है कि सदस्य राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। जो सदस्य हैं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने जाते हैं। इसका ये अर्थ हो गया कि राज्य की किसी राज्य के लिए निर्धारित सीट है, मान लीजिए कि X सीट है, ठीक है, निर्धारित है। तो इन जो X सीटों पे वो राज्य के अलग अलग हिस्से उसके क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से बटे हुए होते हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर, ठीक है, वहाँ से एक प्रतिनिधि खड़ा होगा और वो चुनाव लड़ेगा और उसे लोग डायरेक्ट वोट करेंगे और वो डायरेक्ट चुनकर लोकसभा में आएगा, ठीक है। इसका यही मतलब है। दूसरा हो गया, ऐसे चुनाव में 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति है। ये तो सबको पता है, आपकी वोटिंग राइट्स है। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी कि जो पहले था वो वोट देने की आयु कितनी थी, तो 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जो वोट की आयु थी, वोट मतदान करने की आयु 21 वर्ष से बढ़ा करके
सॉरी घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, तो होगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। लास्ट पॉइंट है कि भारत को लोकसभा के में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को चुनने के तरीके को निर्धारित करने का अधिकार है, यानी कि लोकसभा में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। सॉरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा, लोकसभा कंप्लीट हो गया हमारा, अब राज्यसभा के बारे में जान लीजिए। लोकसभा का याद रखिएगा कि लोकसभा के 545 सीट्स हैं, ठीक है। चलिए आइए अब राज्यसभा की बारी। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, जहाँ पर लोकसभा के अधिकतम संख्या कितनी थी, याद है आप लोग? वहीं पे लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 552। वहीं पे राज्यसभा की जो सदस्य हैं, इनकी संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या 250, ठीक है। इनमें से 238 सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे चुनाव होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो 12 हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन से संबंधित है कि जो हमारी अनुसूचियाँ हैं 1 2 3 4, ठीक है। जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा के सीटों से संबंधित है कि किस राज्य को, कुछ विशेष राज्य हैं उस लिस्ट में, ठीक है, उनको कितनी सीटें मिली हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, आपको पता है, ठीक है। इनमें से 38 जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये पॉइंट देख चुका है हमने, ये भी देख चुका है हमने, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जहाँ पर लोकसभा में हम डायरेक्ट इलेक्शन में जाकर के हम वोट देते थे लोकसभा के सदस्यों को, वहीं राज्यसभा का सदस्यों को जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट लोग नहीं करते, जो लोग हैं वो डायरेक्ट नहीं करते, लोग विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। जैसे झारखंड हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, तो हम विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, और वो जो विधानसभा के सदस्य हैं, ठीक है, वो मिलकर राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे जितनी सीटें उन्हें आवंटित की गई हैं, ठीक है, उस राज्य में। तो ये तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट किसका इलेक्शन होता है? तो लोकसभा का। इसीलिए लोकसभा को लोगों की सभा बोलते हैं, ठीक है। और राज्यसभा को राज्यों की परिषद। चलिए चुनाव की प्रणाली एक संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार है। जैसे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ठीक है, सेम इस मेथड इसमें भी लगाया जाता है, संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं सदस्यों का नामांकन। तो सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्रों में उनके ज्ञान के आधार पर नामित किया जाता है। जो 12 सदस्य हैं, ठीक है, यहाँ देखिए जो 12 सदस्य हैं मनोनीत, इन्हें कौन करता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है। जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को, वो किस क्षेत्र से आने चाहिए, इसे नोट कर लीजिएगा। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्रों से आने चाहिए, तथा आने ही नहीं चाहिए तथा उनके बारे में उन्हें एक अच्छा खासा ज्ञान भी होना चाहिए। आइए उसके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। जहाँ पर लोकसभा के कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष तक था, ठीक है। इसी में हम राहुल गांधी की बात करेंगे अगले स्लाइड में, ठीक है, कि जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राहुल गांधी की जो सदस्यता है लोकसभा की वो समाप्त हो चुकी है। इस पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे लास्ट में, ताकि आपको इस जो न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में चल रहा है पिछले 1 सप्ताह से, ठीक है, वो आपको समझ में आए, ठीक है, आपको पूरा यहाँ पर फैक्ट मिलेंगे। आइए अवधि की बात करते हैं राज्यसभा की। तो यह एक स्थायी निकाय है, जहाँ पर लोकसभा जो है वो अस्थायी निकाय था। क्यों अस्थायी निकाय था, किसी को याद है? क्योंकि वो हर 5 साल पर अपने आप विघटित हो जाता है, ठीक है। जबकि जो राज्यसभा है वह स्थायी निकाय है, क्योंकि वो बनी रहती है, लेकिन उसके जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों के लिए चुन कर आते हैं। इसके 1/3 सदस्य जो है हर साल सेवानिवृत्त होते हैं और सदस्यों फिर से चुने जाते हैं या फिर से मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि उसके जो सदस्य हैं वो ठीक है, हर साल, ठीक है, 1/3 सदस्य जो हैं, इसके 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, ठीक है, कि इसके जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो 6 वर्षों के लिए चुनकर आते हैं तथा उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। इसे स्थायी निकाय क्यों बोलते हैं? आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा इसको लेकर के कि सर जब 6 वर्ष उनका कार्यकाल है तो हर 6 वर्ष के बाद वो सारे रिटायर हो जाते होंगे या सेवानिवृत्त हो जाते होंगे, ठीक है। तो राज्यसभा भी तो खाली हो गई, ठीक है, तो फिर कैसे ये स्थायी निकाय है? तो ठीक है, यह इस तरह स्थायी निकाय है कि इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर 2 वर्षों पे सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो 2 वर्षों में 1/3 सदस्य हटे हैं, फिर इलेक्शन होगा, ठीक है, तो फिर जो सदस्य सीटें खाली हुई है, ठीक है, उस पर फिर चुन के नए लोग आएंगे और फिर 2 वर्षों के बाद ऐसे कि 2 वर्ष कर करके, ठीक है, वो कंटिन्यूटी बनी हुई रहती है। सदस्य रिटायर हुए, नए सदस्य आए, वो अपना कार्यकाल 6 वर्षों तक पूरा करेंगे। जो बीच के सदस्य हैं फिर रिटायर होंगे, फिर वो जो नए चुन के आएंगे फिर वो अपने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है वो चलती रहती है। चलिए अब आगे आते हैं लोकसभा के चुनाव की प्रणाली।
एक बात मैं आपको और सुना दूँ समझा दूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि काफ़ी स्टूडेंटों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब 2-2 वर्षों पे वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में जो 51 में जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है, जो हमारी संसद चुनकर आई हुई थी, ठीक है, उन्होंने अपना 6 वर्ष का कार्यकाल कैसे पूरा किया था? ये तो जायज़ है, ठीक है यहाँ तक।